Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अपने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था, तो आज हम उसी से रिलेटेड वन लाइनर्स करेंगे. तो लेट अस क्विकली बिगिन, लेट अस रीस्टार्ट आवर जर्नी. चलिए हम करते हैं. और आई होप अगर आप लोगों ने अच्छे से वो वीडियोस देखी होंगी तो आप लोगों को सभी को ही ये लाइनर्स पहले से ही आते होंगे. नहीं आते होंगे तो वो आज क्लियर हो जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा. नेम अ फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज जूल्स पर सेकेंड. ठीक है, जिसका यूनिट क्या है, जूल्स पर सेकेंड है. जूल्स को स्टूडेंट्स आप लोग सभी जानते हैं, जूल्स किस में होती है, वर्क डन में. ठीक है, जूल्स किस में होती है, हमारी वर्क डन में. और पर सेकेंड यानी कि टाइम. तो वर्क डन बाय टाइम ये किसका होता है फॉर्मूला, पावर का होता है ना. तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पावर. स्टूडेंट्स इस टाइप से आपसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पूछी जा सकती है, तो सबसे अच्छा तरीका इसको सॉल्व करने का है कि जिसकी भी ये यूनिट्स हैं, जैसे जूल है, जूल वर्क डन की है, और सेकंड जो है टाइम की है, फिर आप उसको जब लिखेंगे तो आपको फॉर्मूला रिकॉल हो जाएगा. W/T किसका फॉर्मूला होता है, हमारा इलेक्ट्रिक पावर का. ठीक है, so our second question is name a physical quantity whose unit is joules per coulomb. joules per coulomb का मतलब, joules per coulomb का मतलब होगा हमारा वर्क डन, और कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का, है ना, चार्ज का. तो यानी कि W बाय Q. W बाय Q ये किसका हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का. ये किसका फॉर्मूला है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का. ठीक है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हमने पढ़ा था ना, V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच डायरेक्शन डज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो आप लोग इसके अंदर ध्यान दीजिए कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं बोला हुआ, यहाँ पे बोला हुआ है इलेक्ट्रिक करंट का. तो जब भी स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बताते हैं. तो इसमें हम लिखेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. Got it? Now next question is, the chemical action within the cell generates dash across the terminals of the cell even when no current is drawn from it. इसका क्या मतलब हुआ कि जब कोई करंट भी नहीं निकल रहा है तब भी सेल के अंदर के केमिकल रिएक्शंस क्या जनरेट करते हैं, बताइए क्या जनरेट करते हैं. यस, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको सोर्स ऑफ एनर्जी होना ज़रूरी है, और वो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है, सेल होता है. कौन सा होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी सेल होता है. ठीक है, तो यानी कि सेल आपके केमिकल रिएक्शन जो है सेल के अंदर वो क्या जनरेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कंपोनेंट which is used to regulate current without changing the voltage source. इसका क्या मतलब है कि कौन सा कंपोनेंट है जो कि करंट को रेगुलेट करने के काम आता है, मतलब करंट को कभी कम करना है, कभी ज़्यादा करना है, तो उसके लिए कौन सा यूज़ होता है, आपका वेरिएबल रेजिस्टेंट, जिसको हम रियोस्टेट भी कहते हैं. यानी कि आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख कर आएंगे तो वो आपका करेक्ट होगा. Okay students, now next question is, motion of electrons through a conductor is retarded by its. यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के जो मोशन है वो किससे रिटार्डेड होते हैं, कौन रोकता है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को. अगर आपने मेरी वीडियोस अच्छे से देखी होंगी तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को या उसके मोशन को कौन अच्छे से रोकता है, रेजिस्टेंस. ओके, नाउ what happens to ammeter reading when the लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड. यानी कि जब हम अपनी वायर की लेंथ को डबल करते हैं तो एमीटर की रीडिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा.
हाँ जी, ये बताइए। इस वाले क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट्स फँस जाते हैं, उनका आंसर गलत हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि जो लेंथ है वो हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस वाली डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि आवर आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, है ना? हमने यही पढ़ा था। अब इसके अंदर लेकिन हमसे किसकी रीडिंग माँगी गई है? एमीटर की रीडिंग माँगी गई है। एमीटर यानी कि करंट, करंट पूछा गया है। लेकिन हमारे पास तो रेजिस्टेंस का है, तो आपको पता है कि लेंथ अगर डबल हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा? डबल। और अगर रेजिस्टेंस डबल हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा हमारा? हाफ हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा हमारा? हाफ हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। आर जो है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर आर डबल हो गया तो यानी कि करंट आपका हाफ हो जाएगा। करंट आपका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नेम द मटेरियल which have resistivity of the order of 10 raised to the power 12 to 10 raised to the power 17 नैनो ओम मीटर। ठीक है, तो कौन सा मटेरियल है जिनकी रेजिस्टिविटीज इस ऑर्डर में होती है? आप देखेंगे पॉजिटिव में है, यानी बहुत हाई रेजिस्टिविटी है। तो अगर यानी कि ये क्या है आपकी? हाई है रेजिस्टिविटी, तो वो किसका होगा? आपका इंसुलेटर्स का होगा। ठीक है, गॉट इट स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। स्टूडेंट्स ये वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल है, येट ये कई बारी गलत भी हो जाते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले उसमें से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब में किस चीज़ का फिलामेंट हम यूज़ करते हैं? सभी को पता होगा, टंगस्टन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश रिमेन सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तब क्या चीज़ सेम रहती है? हमने रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया तो क्या चीज़ सेम रहती है? हमारा करंट सेम रहता है। तो हमारा आंसर आएगा इसके अंदर करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर यही चीज़ पैरेलल में पूछी जाए तो वोल्टेज। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन? टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताई थी, कितनी होती है? 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। नेम द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाँ जी स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट वैसे तो जूल्स होती है, लेकिन कमर्शियली उसकी यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर। अगर आप वॉट आवर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, किलोवाट आवर ही आपको लिख कर आना है। ठीक है, फिर आता है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कि अगर हमें टू पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, वोल्ट मीटर को हम कैसे लगाते हैं? पैरेलल में, और एम मीटर को हम लगाते हैं सीरीज में। आई थिंक ये आपको सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से मैं आपको आंसर्स लिख कर बताऊंगी। ठीक है, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टिविटी आर इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स इनिशियल लेंथ, देन व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी। इसका मतलब है कि अगर आपकी एक वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी क्या है? आर है। अब उसको हमने थ्राइस यानी उसके लेंथ के 3 गुना बढ़ा दिया, तो उसकी नई रेजिस्टिविटी क्या होगी? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये गलत हो जाता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते कि इसके अंदर जो टर्म पूछा हुआ है वो है रेजिस्टिविटी, ना कि रेजिस्टेंस। तो वो थ्राइस लिखाते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो अगर हमारा एल थ्राइस हो गया तो आर भी नहीं। यहाँ पे आर क्या है? हमारा रेजिस्टिविटी दी हुई है, तो रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी जो है आपकी वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, है ना? तो हम कहेंगे कि इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम, दैट इज आर।
आर की आर ही ये हमारी रहेगी। क्लियर हो गई बेटे बात, है ना? तो ध्यान देना है वर्ड्स पे, एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, यहाँ पे लिख लीजिए, आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अगर आपने मेरी वीडियो ठीक से देखी होगी तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी करवाया हुआ है। मैंने पहले आपको होमवर्क दिया था, फिर पोटेंशियल डिफरेंस वाली जो हमारा पार्ट 2 है उसके अंदर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ उस पार्ट 2 को देखिएगा एंड तक, तो आपको इसका आंसर, इसकी डेरिवेशन मिल जाएगी। इसका आंसर है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। राइट स्टूडेंट्स, यही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, गिव द सिंबल्स ऑफ अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस एंड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये होता है हमारा फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ये क्या होता है हमारा? फिक्स्ड रेजिस्टेंस। और वेरिएबल रेजिस्टेंस का कैसे होता है? उसका होता है इस तरीके से। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हम रेजिस्टेंसेस चेंज कर सकते हैं। हम इस की को, प्लग की को कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे लेकर जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये 16 क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, विच इज कि कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल्ड बाय हाउ मच डज द करंट चेंज। मतलब हमने पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखा हुआ है और रेजिस्टेंस क्या हो रहा है हमारा? डबल हो रहा है। रेजिस्टेंस क्या हो रहा है हमारा? डबल हो रहा है। तो करंट क्या होगा? करंट क्या होगा? करंट क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, आर के इन्वर्सली। अगर तो ये डबल हो गया तो करंट विल बिकम हाफ। करंट विल बिकम हाफ। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये इसका आंसर होगा। अब हम आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। आई होप आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा और आपका मोटिवेशन भी बढ़ रहा होगा कि यस मैं इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर ये बेसिक से यूज़ हो गए तो इसके आगे थोड़े बहुत और बड़े क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये सारा बेस है। How does the resistance of a wire change when its diameter is tripled? हाँ जी, तो ये मैंने आपको उस वाली वीडियो में करवाया था ना जिसमें फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इफेक्ट्स ऑन रेजिस्टेंस, जिसमें हमने लेंथ, एरिया, है ना, लेंथ पढ़ा था, एरिया पढ़ा था और नेचर पढ़ा था और टेम्परेचर पढ़ा था। ये हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी। तो जो एरिया वाला था उसके अंदर हमने सब फैक्टर पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। अब हमारा डायमीटर क्या हो रहा है? हमारा डायमीटर हो रहा है ट्रिपल। तो यानी कि ट्रिपल का मतलब ये क्या हो गया हमारा? 1/9 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया? तो हम लिखेंगे resistance becomes resistance becomes 1/9 times, है ना? ये सब फैक्टर था ना हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले फैक्टर का। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। नेम द मटेरियल विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन। इलेक्ट्रिक आयन बनाने के लिए हीटिंग इफेक्ट कौन सा लेंगे? हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल लेंगे? हम लेंगे एलॉय या मेटल? यस, हम लेंगे एलॉय, और वो भी किसका? निक्रोम एलॉय। हम लेंगे निक्रोम एलॉय। ठीक है, क्योंकि क्यों लेंगे? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट बहुत अच्छा आता है इसका। नेक्स्ट इज नेम द मटेरियल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा मटेरियल है स्टूडेंट्स बताइए? गुड कंडक्टर इज सिल्वर। हालांकि हम सिल्वर यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में वो चीज़ तो पूछी ही नहीं हुई। हमारे क्वेश्चन में पूछी हुई है कि इसका बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो वो अगेन आपका आएगा सिल्वर।
What happens to the resistance as the conductor is made thinner? अब अगर हमने कंडक्टर को थिनर बना दिया तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस विल बी हाई या रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद आता है अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ध्यान से पढ़िएगा, छोटा सा न्यूमेरिकल है, ओरली हो जाएगा। इफ 5 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू 0.2 ohms आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस? अब सीरीज में हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था स्टूडेंट? सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास था R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास 0.2 ohms के 5 रेजिस्टेंसेस हैं, 5। तो आई होप आप लोगों ने कर भी लिया होगा, ये 5 रेजिस्टेंस है तो हम 5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 लिख सकते हैं, 5 टाइम्स हम इनको ऐड कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ohm आंसर आ जाएगा। गॉट इट? इजी था, ठीक है। If 3 resistances of 3 ohms each are connected in parallel, what will be their total resistance? अब इसमें भी यही है कि पैरेलल में हमने कनेक्ट कर रखा है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब 3 ohms है हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ पे अगर हमारे पास 1 में RP है तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि हमारे पास ये कितने टाइम्स आ गया, 3/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, तो आरपी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 ohms आ जाएगी। क्या ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को? 3 ohms के 3 रेजिस्टर्स थे, पैरेलल में कनेक्टेड थे, तो 1/3 1/3 1/3 हुआ, फिर ये 3/3 हुआ, कैंसिल होके 1 हो गया, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या आया बच्चों, 1 ohm आया। अगला क्वेश्चन है जिसके मेरे पास 4 सब पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, आसान है लेकिन फिर भी कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। 10 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, 10 बल्ब्स हमने सीरीज में कनेक्ट करे, ठीक है, टू अ पावर सप्लाई लाइन एंड 10 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल सर्किट टू एन आइडेंटिकल पावर सप्लाई लाइन। मतलब 10 तो हमारे कनेक्टेड है सीरीज में और 10 कनेक्टेड है हमारे पैरेलल में, तो विच सर्किट वुड हैव द हाईएस्ट वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब? कौन सा सर्किट होगा जिसमें वोल्टेज जो है हाईएस्ट होगी? तो वोल्टेज हमारी शेयर होती है सीरीज में, लेकिन हाईएस्ट सेम पावर लाइन जितनी है ना, पावर सप्लाई जितनी किस में होती है, पैरेलल सर्किट में। किस में होती है, पैरेलल सर्किट में। स्टूडेंट्स अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे इसमें इलेक्ट्रिसिटी के 6 पार्ट्स बने हुए हैं, आप उनके टाइटल देखकर आप उसको देख सकते हैं वीडियोस। इन विच सर्किट वुड द बल्ब्स बी ब्राइटर? जिसमें वोल्टेज ज़्यादा उसी में ही ब्राइटर, तो इसमें भी आएगा हमारा पैरेलल सर्किट। ठीक है, इन विच सर्किट इफ वन बल्ब ब्लोज आउट ऑल अदर्स विल स्टॉप ग्लोइंग? कौन से सर्किट में अगर एक बल्ब बंद हो जाएगा तो बाकी का भी बंद हो जाएंगे? तो वो होगा आपका सीरीज सर्किट, है ना। सीरीज का यही तो डिसएडवांटेज हमने पढ़ा था। विच सर्किट वुड हैव लेस करंट? सबसे कम करंट किस में होगा, जिसमें रेजिस्टेंसेज हमारे हाई हो जाता है, तो उसमें करंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ना, वो कौन सा होता है हमारा, सीरीज सर्किट। गॉट इट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज विच हैज़ अ ग्रेटर रेजिस्टेंस, 100 वॉट बल्ब और 60 वॉट बल्ब? हाँ जी, अगेन एक फंसाने वाला क्वेश्चन आ गया कि आप इसको सॉल्व करने बैठ जाओगे, नहीं, आप इसमें कॉमन सेंस लगाइए कि 100 वॉट और 60 वॉट दे रखा है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, है ना, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जिसका भी पावर ज़्यादा उसका करंट ज़्यादा, यानी कि 100 की पावर ज़्यादा तो 100 का ही क्या है, करंट ज़्यादा, और इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, करंट हमारा होगा हाई और रेजिस्टेंस क्या होगा, लो, लेकिन हमसे पूछा हुआ है ग्रेटर रेजिस्टेंस, तो ग्रेटर रेजिस्टेंस किसका होगा, 60 वॉट का, तो आंसर आएगा 60 वॉट बल्ब।
ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें करंट कम होगा, क्योंकि इसकी पावर भी कम है। पावर कम, करंट कम, लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा। क्लियर हो गई बात? सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेम टू गैसेज विच आर फिल्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। कौन कौन सी थी बेटे? इनर्ट गैसेज, इनएक्टिव गैसेज, नाइट्रोजन and argon. Nitrogen and argon. Okay, now next is what is the order of resistivity of metals. metals की order क्या थी हमारी? 10 raised to the power -8 to 10 raised to the power -12 ohms तक की हमारी ओम मीटर तक की हमारी रेजिस्टिविटी थी। राइट स्टूडेंट्स? कई बार 10 रेस्ट टू -6 भी चला जाता है, बट आप ये ऑर्डर ये भी लिख सकते हैं। हाउ मच जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंप्राइजेस ऑफ 1 किलोवाट आवर। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका भी मैंने आपको एक एक्सपैंडेड फॉर्म करवाया था अपनी लास्ट वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स ऑफ एनर्जी होती है? 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर, हाँ जी बोलिए, 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 जूल्स, यही होता है ना। उसके बाद आता है आपका व्हाट कॉजेज करंट टू फ्लो। व्हाट कॉजेज करंट टू फ्लो, तो इसमें आएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो करंट फ्लो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही क्या करता है? आपका करंट फ्लो करता है। ठीक है, वरना तो एक कंडक्टर वायर पड़ी हुई है, उसमें करंट थोड़ी ना फ्लो करेगा जब तक आप उसमें सेल और बैटरी नहीं लगाएंगे। अगर आप इसको देखना चाहते हैं 1 किलोवाट आवर को, तो आप देखिए इसके अंदर हम इसको 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं, जिसको मैं 1 2 3 4 5 और एक डेसिमल लगाएंगे तो 3.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 जूल्स आएगा। सॉरी, मैंने यहाँ 18 लिखा था बाय मिस्टेक, तो ये 10.6 जूल्स हो जाएगा। ठीक है, 3.6 मेरे को लग रहा था ये गड़बड़ हो रही है। 3.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 जूल्स। गॉट इट स्टूडेंट्स? इसका आंसर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की वीडियो का। नेम एनी टू सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की होती है। रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की होती है लो, कंडक्टर्स की होती है लो, और इंसुलेटर्स की होती है हाई, है ना। तो सेमी कंडक्टर्स कौन से होते हैं? जो कि जिनकी रेजिस्टिविटी इन दोनों के बीच की होती है। ठीक है, और उसमें आपके दो मटेरियल आते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, है ना। रो भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा, है ना, घटने के साथ साथ घटेगा। इसके ऊपर ये अनअफेक्टेड रहते हैं टेम्परेचर के साथ, अनअफेक्टेड फ्रॉम टेम्परेचर इंसुलेटर्स। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी रेजिस्टिविटी घटेगी, उल्टा चलते हैं ये। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का आपको सेशन समझ में आया होगा, आपका मोटिवेशन लेवल हाई हुआ होगा, आप मोटिवेटेड हुए होंगे कि हाँ, हमें बेसिक्स एटलीस्ट हमारे क्लियर हो गए, अब हम आगे और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगले सेशन में मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स भी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए। गुड बाय स्टूडेंट्स।